नमस्कार। मैं योग प्रशिक्षक सरोज कुमार सिंह व्योम इंटरनेशनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से हम लोग ऑनलाइन नहीं थे। एक बार पुनः आज से हम लोग अभ्यास का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हम लोग एक विशेष टॉपिक पे ऊपर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज योगाभ्यास का शुरुआत योग दिवस के अवसर पे योग दिवस से संबंधित उससे संबंधित चर्चाओं के ऊपर। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने दिन बचे हैं, हम 21 तारीख तक पूरे विश्व में इस समय योग महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और यदि कोविड-19 का प्रभाव नहीं होता तो संभवतः हम लोग ऑफलाइन अभ्यास कर रहे होते, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के वजह से हम सभी लोग ऑनलाइन कार्यक्रम में हैं। तो आज विशेष रूप से चर्चा की जाएगी इसके ऊपर, इसकी जानकारियों के ऊपर, और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जाएगा। कुछ आज, कुछ कल, परसों, आज से लेकर के 20 तक और 21 तारीख को फाइनली कार्यक्रम जो कि आयुष मंत्रालय के निर्देशन में चलेगा, उस प्रोटोकॉल को पालन किया जाएगा। तो आज के वीडियो के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हम लोग ऑनलाइन के बीच बीच में हम किसी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि अलग अलग विशेषज्ञ इसमें वार्तालाप कर सकें, अलग अलग टॉपिक के ऊपर कार्य किया जा सके। एक तरह से हम कह सकते हैं कि योग महोत्सव की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। समय सायंकालीन संध्या 6 बजे से रहेगा। कोशिश की जाएगी कि 7 बजे तक समाप्त किया जाए, उससे पहले भी किया जा सकता है। मौसम को देखते हुए, मौसम सबसे बड़ा कारक है, प्रभावशाली है। तो मौसम की स्थितियों को देखते हुए स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी मैं अपने आवास पे हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने आवास पे होंगे। इस समय मौसम सुहाना है, आप सब देख रहे हैं। तो इस सुहाने मौसम का आनंद लें, वार्तालाप करें। आप सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज, जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो अभ्यासी हैं, वो सारे लोग अभ्यास करते रहें। जो नए नए जुड़ेंगे या ये वीडियो को बाद में जब इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा, वो जब बाद में जो भी लोग देखेंगे, जो नए लोग जुड़ेंगे, मैं उन सभी लोगों को जुड़ने के लिए स्वागत कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं कि आप सब जुड़ें और उनके लिए जानकारियां प्रेषित की जाएगी। तो आज का वार्ता क्रम योग महोत्सव के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, और यह शुरुआत हुआ वर्ष 2015 से। और शुरुआत होने के पीछे यह कार्यक्रम घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया। यह तय किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और तब से पूरे विश्व में प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि 2015 से लेकर के इस वर्ष तक, अभी तक 5 बार यह दिवस मनाया जा चुका है। और यह मात्र दिवस नहीं है, बल्कि यह महोत्सव है। यह एक वैश्विक महोत्सव है, विश्व का यह महा उत्सव है, मनाया जा रहा है। और इस वर्ष 2020 में 6ठा योग दिवस मनाया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा। तो इसके भी कारण हैं, हम सभी इससे परिचित है कि वो ऑनलाइन होगा। तो पहला वार्तालाप यही कि सबसे पहले योग क्या है, उसके आगे योग में क्या क्या स्टेप हैं, योग दिवस कब मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। बीच बीच में हम लोग प्रयास करेंगे किसी विशेषज्ञ को जोड़ने का। यदि संभव हो पाया तो हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे। हम आप सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, यदि संभव है। मैं भी इस टेक्निक को समझने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे जितने भी मित्र ऑनलाइन हैं, मैं आप सबके रुझान, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पिछले 2 महीनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है और उस समय योगाभ्यास प्रारंभ किया गया था, तब से बहुत सारे मित्र जुड़े हैं और अभ्यास कर रहे हैं, नियमित अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उनके अनुभव जानने का प्रयास किया जाएगा
और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा प्रातःकाल 7 बजे से, उसमें जो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है उस प्रोटोकॉल को सीखना भी हमारा उद्देश्य है, ताकि चूँकि हम सभी लोगों को अपने परिवार के साथ योगाभ्यास करना है, योग दिवस मनाना है, तो आप उस दिन उस स्तर का हो सके, बन सकें कि आप अपने परिवार के साथ वो प्रोटोकॉल को पालन कर सकें जो भारत सरकार ने जारी किया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब से हमारी वर्तमान सरकार वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने एक प्रयास किया कि जो भारत की सबसे प्राचीन विधा है उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाए और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाए। तो उन्होंने यह प्रस्ताव, जो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है उसमें यह प्रस्ताव भेजा, यानी वर्ष 2014 में, और उस महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे सर्वसम्मत से 192 देशों में से 177 देशों ने इसे स्वीकार किया। स्वीकार सभी ने किया। तय ये हुआ कि किस तिथि को मनाई जाए। तो तिथि के लिए कई सारी तिथियों के ऊपर घोषणा हुई, विचार किया गया। फाइनली 21 जून के ऊपर 177 देशों की सहमति बनी और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तब से, यानी 2014 में यह घोषणा हुआ सितंबर के महीने में, और 2015 से, यानी देश में पहली बार और पूरे विश्व में पहली बार योग महोत्सव मना 2015 21 जून को। और मुख्य कार्यक्रम हुआ भारत में नई दिल्ली में राजपथ के ऊपर, जिसमें लगभग 36,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। यह भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि अभी तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया था। तो धीरे धीरे यह कार्यक्रम बढ़ता गया। उसके बाद दूसरा 2016 में यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये भारत सरकार की बातें हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री शिरकत किए। तीसरी बार पुनः नई दिल्ली में किया गया। चौथी बार यह देहरादून में कार्यक्रम हुआ भारत सरकार के द्वारा, मुख्य कार्यक्रम। पांचवी बार यानी कि 2019 में, पिछले साल, रांची में यह कार्यक्रम हुआ। और इस वर्ष भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का यह विचार था कि इस बार लद्दाख यानी कि लेह शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण से यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और पुनः इसे रीडिज़ाइन किया गया कि अब यह कार्यक्रम ऑनलाइन किए जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार के साथ, अपने आवास से, अपने आसपास जो भी लोग मौजूद हैं उनके साथ यह अभ्यास हो और यह लाइव कार्यक्रम हो। और पूरे विश्व में ऐसा ही किया जा रहा है, लाइव कार्यक्रम। तो जितने भी मित्र हैं, जो भी लोग हैं, आप अपने अपने परिवार के साथ अभ्यास करें। मात्र 21 जून को योगाभ्यास किया जाए और उसके लिए तैयारी की जाए, यह बहुत उचित नहीं है। योग एक ऐसी विधा है जिसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक अवसर पे, हर क्षण इस विधा को अपनाने की आवश्यकता है। तो इसका अभ्यास हम प्रत्येक दिन करें और हर स्थिति में की जाए, नियमित किया जाए, सभी लोगों को शामिल किया जाए। हम ऐसा माहौल बनाएं अपने घर में, आसपास में, कि हम स्वयं के लिए भी समय निकालें, अपने परिवार के लिए समय निकालें, हमारे बच्चे योगाभ्यास में शामिल हो, परिवार के अन्य लोग शामिल हो। वॉलंटियर को नई तरह से ट्रेंड किया जाए। तो यह कार्यक्रम पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं, यह वॉलंटियर तैयार करने के लिए भी यह कार्यक्रम हो सकता है। इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, अधिकांश लोगों को हो, और जितनी ज़्यादा लोगों को यह जानकारियाँ होंगी उतना बेहतर होगा। तो अब हम विचार करते हैं कि योग दिवस आखिर मनाया क्यों गया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे अग्रज सीनियर्स जो कि वाराणसी के मूर्धन्य लोग हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं नमन अभिनंदन के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है। हरिशंकर दुबे सर, वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, योग के मर्मज्ञ, मैं उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम में सर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विद्या किरण जी, हमारे मित्र दीपक दांगी जी, सुधीर कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये जो भी लोग आगे भी जुड़ेंगे, आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत है।
तो हम आज के कार्यक्रम का शुरुआत कर चुके हैं और आज से कार्यक्रम का महोत्सव का शुरुआत कर चुके हैं ऑनलाइन। एक तरह से हम यह ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो जो भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं या आगे जुड़ेंगे या बाद में कभी इस वीडियो को देखेंगे, वो इसे सीख और समझ सकें। योग एक ऐसी विधा है, बल्कि कही जाए कि योग एक जीवन शैली है। विधा तो है ही, यह एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। और भारत में योग को अपनाने का जो परम लक्ष्य या उद्देश्य रहा है, वो रहा है कि हम निरोग जीवन जिए। भारतीय परंपरा में शतायु होने की कल्पना की गई है। 4 आश्रमों का विचार किया गया है कि हमें 4 आश्रम, हमारे जीवन में 4 आश्रमों को सबसे पहला जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी विद्यार्थी का जीवन, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा, और ये से 25 वर्ष की कल्पना की गई। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष, यानी शादी, ब्याह, बाल परिवार, हम अपने लिए धनोपार्जन करें। तीसरा जो आश्रम किया गया वानप्रस्थ आश्रम, जो हम समाज में चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं सामाजिक रूप से, उसे करें। और अंतिम आश्रम के रूप में हम उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम, यानी जो जीवन का परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए। और इन कल्पनाओं को, इन चारों आश्रमों को प्राप्त करने का जो माध्यम बनाया गया वो है योग। इसलिए योग को जीवन शैली के रूप में डेवलप किया गया। प्राचीन समय में भारत में जब से योग विधा की शुरुआत हुई, तब से इस उद्देश्य से किया गया कि यह हमारी जीवन का हिस्सा है, जीवन शैली है। और इसका उद्देश्य है जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, और जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और उसके लिए 4 आश्रमों का निर्माण किया गया 25-25 वर्ष का। और विचार किया गया कि इन 25-25 वर्षों के अंतराल में हम इन चारों चीज़ों को प्राप्त करें और फाइनली अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करें। और इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि हम निरोग जीवन जिएं, और निरोग जीवन जीने का एक ही कह सकते हैं कि तरीका है, और वो है योगाभ्यास। तो योग के माध्यम से, योग के क्रियाओं के माध्यम से, उसके अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, वर्तमान समय की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, वर्तमान में बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसका सामना हम करते हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है, हमारे सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार ने आत्महत्या कर ली। यानी कि बहुत बड़ा तनाव एक ऐसा विषय है जो वर्तमान में अधिकांश लोगों को प्राप्त है, और इसका सामान्य रूप से कोई सलूशन नहीं है। और ऐसे ये एक मानसिक आघात है, और ऐसे मानसिक आघातों से बचने के लिए, इनसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, इनसे दूर रहने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो है योग। यानी योग सबसे पहले मानसिक बीमारियों को दूर करता है, और जब मानसिक बीमारियां दूर हो जाएगी तो शारीरिक बीमारी अपने आप स्वतः कम या दूर हो सकती हैं, और वो आसान है। शारीरिक समस्याओं को दूर करना आसान है मानसिक समस्याओं को दूर करने की अपेक्षा। शारीरिक समस्याओं को, बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे टेक्निक है, बहुत ट्रीटमेंट की थेरेपियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, जैसे नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित एलोपैथी है, होम्योपैथी है। इन विधियों के माध्यम से हम विभिन्न स्टेप में अपने शारीरिक समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर लेते हैं, लेकिन मानसिक समस्याओं को दूर करने की कोई टेक्निक डेवलप पहले भी नहीं थी। योग को छोड़ करके भारत की जो परंपरा है, जो ज्ञान है योग, इसमें सबसे पहले प्रमुखता दी गई मानसिक विकृतियों को दूर करने का। इसलिए योग का डेवलपमेंट किया गया, और तनाव, अवसाद, चिंता, इन सारी समस्याओं को दूर करने का सबसे ज़बरदस्त, आसान और उपयोगी उपाय है योग। तो इस कारण से योग महत्वपूर्ण है, और भारत का बच्चा बच्चा योग के बारे में जानता है, अभ्यासी है। भले ही हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं, फिजिकल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, हम उस स्तर से शायद नहीं कर पाते हैं अधिकांश लोग, सामान्य लोग,
जिस स्तर से योग के स्टेप योग दर्शन के तौर पे किया गया है, लेकिन इसका परिचय हम सभी लोगों से है। इसी पहचान को दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ किया गया और अभी तक 5 बार यह प्रारंभ किया गया। 5 बार मनाया जा चुका और यह इस बार 21 जून को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस महोत्सव की हम तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले से लगे हैं, हम आज से लग रहे हैं। तो जब भी जागो तभी सवेरा। इसके आगे हम विचार करेंगे इसमें किया क्या जाता है और योग के प्रकार कितने हैं, कितने तरीके से योगाभ्यास किए जाते हैं। भारत में अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल में क्षेत्र के अनुसार ज़रूरत के अनुसार योग के विभिन्न प्रकार डेवलप किए गए। जैसे अभी वर्तमान में प्रचलित सबसे ज़्यादा है हम उसे कहते हैं हठ योग, कहीं कुंडलिनी योग है, कहीं अष्टांग योग है, कहीं हम राज योग कहते हैं, कहीं पे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, विभिन्न योग के नाम दिया गया। कुंडलिनी योग दिया गया, लय योग, मंत्र योग। योग के विभिन्न प्रकार डेवलप हुए प्राचीन समय में विभिन्न आचार्यों के द्वारा और सबका लक्ष्य ये रहा कि शरीर के द्वारा मन को नियंत्रित करना, मन की व्याधियों को दूर करना और मन की व्याधियों को दूर करने के माध्यम से जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न आचार्यों के द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए गए। जैसे मान लिया जाए कि हमें किसी स्थान पे पहुंचना है तो विभिन्न लोग अलग अलग रास्तों का उपयोग करते हैं जो उनके लिए सुलभ होता है, जो संभव होता है। उसी तरह से जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न आचार्यों के द्वारा अपने अपने कंडीशन, उपलब्धता के आधार पर अलग अलग टेक्निक डेवलप की गई और उन लोगों ने अलग अलग नाम दिया। कोई टेक्निक किसी के लिए आसान हो सकता है, सहज हो सकता है, तो वही टेक्निक दूसरे व्यक्ति के लिए असहज भी हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो समय को देखते हुए विभिन्न प्रकार से जब अनेक विधियां अपनाई गई, अनेक प्रकार से इसे लागू किया गया, तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो गया कि हम इसमें से कौन सा तरीका अपनाएं। तो इस तरीके को, इस भ्रम को, इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2014 में ही आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष यानी ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को मिला करके एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम दिया गया आयुष मंत्रालय। तो भारत सरकार के द्वारा पूरे विश्व में और भारत में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। चूँकि आयुष मंत्रालय सिर्फ योग से संबंधित नहीं है, इसमें सारी जो भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी को डेवलप करने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से योग को बढ़ावा दे रही है यह संस्था। तो इस संस्था के माध्यम से यानी आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग दिवस के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। भारत में एक और संस्था है जो कि योग के ऊपर ही आधारित है, उसका नाम है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और वह नई दिल्ली में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो कार्यक्रम तय करती है भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से तय करती है और आयुष मंत्रालय के लिए यह कार्य मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान यह कार्य करती है। यानी कि इस संस्था ने, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने भारत भर में जितने भी योग के विभिन्न टेक्निक डेवलप हैं, तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें से सिमिलरिटी जो भी संभव है, जो आसान है, जो संभव है, जो सभी लोगों के द्वारा अपनाया जा सकता है, वो टेक्निक उन स्टेप को लाया गया और उसे कंबाइंड किया गया और उसे नाम दिया गया योग प्रोटोकॉल, CYP, कॉमन योग प्रोटोकॉल। एक सामान्य एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। भारत में जैसे आयंगर योग है, पातंजल योग है, हठ योग है, जो
वर्तमान में जितने भी टेक्निक प्रचलित है, अलग अलग तरीके से जो अभ्यास किए जाते हैं, और उन सभी टेक्निकों को एक सिमिलरिटी लाने के लिए यह कार्य किया गया राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा, यानी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा यह किया गया। यह लगभग 50 मिनट का यह योग प्रोटोकॉल है। तो इस योग प्रोटोकॉल को हम आगे फॉलो करेंगे और उसके ऊपर कल से हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतनी जानकारी कर लेना चाहेंगे। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। हम लोग चाहेंगे लोगों को कनेक्ट करना, उनके अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से योग के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल अपनाया गया, उसमें कुल मिलाकर के 4 क्रियाओं को अपनाया गया। अब इसकी चर्चा हम करते हैं कि योग के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो सामान्य रूप से हम जानते हैं वो है आसन। आसनों के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और सामान्य एक विचारधारा ये है कि हम आसनों को ही योग समझ लेते हैं पूरा, जबकि आसन योग का एक अंग है। विभिन्न माध्यमों से विभिन्न जितने भी प्रकार के योग के प्रकार हैं, उन सभी में अधिकांश में आसन एक, जैसे कि हठ योग, पातंजल योग, राजयोग में, आयंगर योग में आसन सबसे प्रमुख विधा है, प्रकार है योग का। तो इसे ही सामान्य तौर पे सामान्य लोगों के बीच में योग समझ लिया जाता है, जबकि यह योग का एक अंग है। तो सबसे प्रमुख है आसन। लेकिन आसन बहुत तरह के हैं। विभिन्न ग्रंथों में लगभग 84 लाख आसनों का जिक्र बताया गया है, वर्णन किया गया है योग के ग्रंथ में योगियों के द्वारा, कि जितने पशु पक्षी हैं उनका जो प्राकृतिक पोज है वह एक आसन है। और उस आसन को अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पे ब्रह्मांड में लगभग 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख प्रकार के आसन हैं, परंतु यह संभव नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों की जानकारी कर सकें, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी शायद न हो। इसलिए योगियों ने, हमारे मनीषियों ने इसे कंबाइंड करके 84 आसनों में इसे कंबाइंड किया। तो मैक्सिमम लोगों का विचार है, मत है कि ये 84 आसन है, और इन आसनों के हमारे बहुत शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। तो सबसे प्रमुख जो अंग है योग का वो आसन है, और योग प्रोटोकॉल में इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली चीज़ ये है कि आसन, किसी भी आसन में जाने से पहले शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होना अनिवार्य है। यानी कि हमारा शरीर का कुछ कंडीशन है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई फिजिकल और मेंटल कंडीशन है, और उस कंडीशन को यदि हम न समझें और दूसरे का कॉपी करने का प्रयास करें, दूसरे का देखा देखी अभ्यास करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस योग प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय योग संस्थान ने सबसे पहले प्रमुखता दी सूक्ष्म व्यायाम की। तो माइक्रो एक्सरसाइज यानी जोड़ों का अभ्यास सबसे पहले शामिल किया गया। उसके बाद आसनों को शामिल किया गया, उसके बाद प्राणायाम को शामिल किया गया, और सबसे अंत में ध्यान को शामिल किया गया। उससे पहले भी अब हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं प्रोटोकॉल के ऊपर। सबसे पहले प्रोटोकॉल में जो चीज़ शामिल किया गया है वो है प्रार्थना। योग का एक परंपरा है, हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की है कि जब भी हम योगाभ्यास करें तो उस योगाभ्यास का प्रारंभ हम प्रार्थना से करें। और यह परंपरा मात्र योग की नहीं है, यह भारतीय संस्कृति में है, भारत की परंपरा है। हम जब भी कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना से करते हैं। यानी हम शुभ मुहूर्त में अपने शरीर और मन को एकाग्र करते हैं। यानी प्रार्थना यानी कि अपने शरीर और मन को उस क्रिया के प्रति समर्पित करना, शुरुआत करना। तो उसी तरह से योग प्रोटोकॉल में भी, कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP में भी इस प्रोटोकॉल की शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना से की गई। तो एक प्रार्थना के रूप में कोई भी आप कर सकते हैं,
लेकिन संस्थान ने सबसे बड़ी जो प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया वह है ऋग्वेद के एक मंत्र का। हम उसका अभी उच्चारण करके उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत की गई, उसमें कहा गया ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण किया गया, उसे शामिल किया गया ऋग्वेद के मंत्र का। हालांकि प्रार्थना के रूप में अन्य चीज़ें भी अपनाई जा सकती है और प्रार्थना अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को यानी आत्मा को परमात्मा में, प्रकृति में विलीन करने का शुरुआत करते हैं। तो ये किसी भी रूप में स्वीकार्य है, आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन करेंगे, उसके प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, तो उसमें बताए गए आयुष मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम तय किया गया है, हम उसी का पालन करते हुए ही हम उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि ऋग्वेद का एक मंत्र है। हम अभी उसका एक उच्चारण के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। हालांकि विधिवत कल से इसका प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन आज हम प्रार्थना के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और उसके आगे सबसे पहले प्रार्थना, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम को शामिल किया गया है, उसके बाद आसन को शामिल किया गया है। आसनों के बाद प्राणायाम से पहले एक क्रिया, षट क्रिया, शरीर की शोधन क्रिया को शामिल किया गया है। उसके बाद प्राणायाम को शामिल किया गया है और अंत में ध्यान को शामिल किया गया है। यानी योगाभ्यास, यौगिक क्रियाओं में मुख्य रूप से सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, चालन क्रियाएं आती है, जिसे हम माइक्रो एक्सरसाइज या चालन क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले उसका अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की मांसपेशियां लचीली हो जाए, ढीली हो जाए, हम आसन करने के योग्य बन सकें, शरीर में स्थिरता आ जाए और आसनों के नस नाड़ियों का प्रभाव हमारे ऊपर मिल सके। तो इसलिए सबसे पहले माइक्रो एक्सरसाइज को शामिल किया गया, चालन क्रिया के रूप में, सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आसन को शामिल किया गया। जब हम माइक्रो एक्सरसाइज कर लेंगे तब हम उस योग्य बन सकते हैं, हमारा शरीर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि हम आसनों को सहजतापूर्वक कर सकें। उसके बाद आसनों के बाद प्राणायाम, और प्राणायाम के रूप में उससे पहले एक क्रिया के रूप में, शोधन क्रिया के रूप में, षट क्रिया के रूप में कपालभाति को रखा गया है। उसके बाद प्राणायाम को रखा गया है और अंत में ध्यान को रखा गया है। और ध्यान के बाद शांति पाठ, यानी योगाभ्यास का प्रारंभ प्रार्थना से और अंत शांति पाठ से। शांति पाठ स्वयं को और स्वयं के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे विश्व को खुशहाल बनाने का माध्यम है। विश्व में कल्याण हो, हमारी यह संस्कृति है कि सबका कल्याण हो। जिस तरह से हमारा योग के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है, हम बेहतर हो रहे हैं, हमारा कल्याण हो रहा है, हमारे शरीर में, मन में शांति छा रही है, उसी प्रकार पूरे समाज में, पूरे विश्व में शांति का वातावरण बने, लोग सुखी बने, सुखमय जीवन हो, निरोगी बने। यह हमारी सनातन संस्कृति है और इस सनातन संस्कृति का छाप CYP कॉमन योग प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। तो ये योग प्रोटोकॉल के ऊपर संक्षिप्त चर्चा हो रही है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस तथ्य के ऊपर कि इसमें जो अभ्यास शामिल किए गए वो कैसे कैसे अभ्यास शामिल किए गए। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने ऐसे और उन अभ्यासों को शामिल किया जो सभी लोग सहजता पूर्वक बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे विश्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे विश्व में अलग अलग भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग वातावरण में लोग रहते हैं और जो जिस वातावरण में रहता है उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति उसी अनुरूप रहती है। बाय द वे, यदि कोई टफ आसन को शामिल कर दिया जाए जो कुछ ही लोग कर सकें तो उसका लाभ जन सामान्य को, पूरे विश्व को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इतने सरल और सहज आसनों को किया गया है, शामिल किया गया है। इतने सरल और आसान प्राणायाम को शामिल किया गया है। इतनी सहजता से ध्यान को बताया गया है
कि हर कोई इसका लाभ ले सकता है। एक नया व्यक्ति भी जिसने कभी जीवन में नियमित रूप से योगाभ्यास नहीं किया, योग को नहीं अपनाया, वो भी बहुत ही सरलता और सहजता से उसे स्वीकार कर सकता है और उसे लगेगा कि हाँ, यह मेरे लिए भी बेनिफिशियल है और मुझे बहुत लाभ मिला। तो बहुत आसान। और दूसरी बात, ऐसे अभ्यास को चुना गया जिसका मैक्सिमम लाभ मिले हमारे शरीर के ऊपर। मैक्सिमम अधिकांश समस्याओं में, शारीरिक बीमारियों में, मानसिक बीमारियों में इसका हमें लाभ मिल सके, उन अभ्यासों को शामिल किया गया। उन अभ्यासों को शामिल किया गया जो बहुत टफ ना हो, जो बहुत सहजता से, सरलता से, आसानी से हम कर सकें, सीख सकें। उन्हें शामिल किया गया जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो, हम कठिनाई से न कर पाएँ। तो इन सब रूपों में शामिल करके एक कॉमन योग प्रोटोकॉल तैयार किया गया जो हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है। और जिन्हें बहुत गूढ़ रहस्य नहीं भी पता है, कठिन अभ्यास जो नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इस योग प्रोटोकॉल का पालन करें, कॉमन योग प्रोटोकॉल का ही मात्र पालन करें नियमित रूप से, जो लगभग 50 मिनट का है, तो यह हमारे शरीर के लिए संपूर्ण लाभदायक होगा। शुरुआत के लिए, सीखने के लिए, नए लोगों के लिए यह सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, बेहतरीन प्रोग्राम बनाया गया है। यानी कि यह कुल मिलाकर के 6 खंडों में विभाजित की गई है। सबसे पहले शुरुआत की गई है प्रार्थना से, उसके बाद चालन क्रियाएं की गई है जो कि खड़े होकर के किया गया है, यानी जॉइंट्स का मूवमेंट। अधिकांश हमारी समस्याएं जोड़ों का ही हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, तो योग का शुरुआत ही वहीं से हुआ, अभ्यास क्रम का, कि जोड़ों का अभ्यास किया जाए, जोड़ों को लचीला बनाया जाए और सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उसे फ्री किया जाए, मूवमेंट किया जाए। उसके बाद हम आसन में जाएंगे तो आसन बहुत आसानी से हो जाएंगे और आसनों में जाने से हमारी नाड़ी का शुद्धि होगा, हमारे शरीर में स्थिरता आएगी, मन शांत होगा। और उसके बाद कपालभाति को षट क्रिया के रूप में रखा गया है, जो शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को, त्रिदोषों को शुद्ध करता है, इसे संतुलित करता है, इसके ऊपर कार्य करता है। और इसके बाद प्राणायाम के रूप में रखा गया, यानी प्राणायाम यानी कि हमारी जीवनी शक्ति को विस्तारित करने का कार्यक्रम। और सबसे अंत में ध्यान, जो कि योग का आखिरी स्टेप है और चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है, समाधि को प्राप्त करने का माध्यम है ध्यान। और आखिरी में ध्यान को शामिल किया गया। ध्यान यानी मन का विज्ञान, मन का प्रभाव, मन के शक्ति को जागृत करने का अभ्यास, मन के विकारों को दूर करने का अभ्यास। ध्यान की बहुत विधियां हैं, बहुत प्रकार, और बहुत ही सरलता, सहजता से इस CYP में शामिल किया गया। किसी भी प्रकार का ध्यान, मन को एकाग्र करने का, किसी एक बिंदु पे केंद्रित करने का। जब हम माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो शरीर अपने आप धीरे धीरे, यानी मन हमारा स्वयं स्वतः ही एकाग्र होता जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रोटोकॉल अपनाया गया। और जब हमारा मन एकाग्र होगा तो हम भले की ही कामना करेंगे पूरे समाज के, स्वयं के भलाई में, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर बनाने के लिए दिशा में विचार करेंगे, बेहतर कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है आज के समाज में कि स्वयं को स्वस्थ रखना दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है मेरे समझ से और योग के समझ से। इसीलिए योग महोत्सव का, योग दिवस का बहुत महत्व है, स्वयं को फिट रखने का, स्वयं को स्वस्थ रखने का। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और पूरे विश्व स्वस्थ रहेगा, न सिर्फ शारीरिक रूप से वरन मानसिक रूप से भी। तो इस प्रकार यह प्रोटोकॉल को अपनाया गया, बहुत ही सरलता से, सहजता से। इन स्टेपों के माध्यम से इस प्रोटोकॉल को हम सीखेंगे। कल से नियमित इसी समय से हम माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, ध्यान करेंगे, षट क्रिया करेंगे, शोधन क्रियाएं करेंगे। मुद्रा, चूँकि मुद्राओं के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया क्योंकि यह एक थोड़ा सा कठिन और न दिखने वाली, न समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि
उसका लाभ हमें आसनों से मिल सकता है सहजतापूर्वक। इसलिए आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से योग प्रोटोकॉल को अपनाया गया और ये बहुत आसान है। योग प्रोटोकॉल को अपनाना, सीखना, समझना, स्वस्थ रहना। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से, योग महोत्सव के माध्यम से, अपनी संस्था व्योम इंटरनेशनल के माध्यम से स्वयं को, समाज को स्वस्थ रखने के लिए मैं आप सभी लोगों का, जो भी अभी लाइव हैं देख रहे हैं या बाद में जब भी देखेंगे, मैं अपने देश के, पूरे विश्व के सभी लोगों से, सभी साधकों से, सभी व्यक्तियों से, सभी शुभचिंतकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इसका अनुसरण करें, पालन करें, सीखें, समझें, इसे अपनाएं और योग महोत्सव का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, स्वयं को खुशहाल बनाएं, समाज को खुशहाल बनाने का प्रारंभ करें। तो आज हम सिर्फ अभी जो कि योग प्रोटोकॉल का शुरुआत और अंत, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसका वार्तालाप करेंगे, उसका पाठ करेंगे और आज के इस वार्ताक्रम को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से, जो कि योगाभ्यास का शुरुआत होता है योग प्रोटोकॉल में जो अपनाया गया है। आप आराम से, सहजता से बैठ जाएं। जी, योग प्रोटोकॉल सभी के लिए समग्र रूप से उपयोगी है, बहुत लाभकारी है, बेशक लाभकारी है। और इसीलिए भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने, अंतर्राष्ट्रीय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने इसको डिजाइन किया है और इतना बेहतरीन डिजाइन किया है कि जिसका हम पालन कर सकें। हम आपके वार्ताक्रम को भी जारी रखेंगे। कुछ हमारे मित्र अनूप पटेल जी का प्रश्न है कि सर टाइमिंग क्या होगा। इसी टाइमिंग में हम लोग आज से 20 तारीख तक, यानी आज शुरुआत हुई 16 जून को, शाम 6 बजे से हम लोग 7 बजे तक वार्ताक्रम को जारी रखेंगे। आज चूँकि यह परिचय सेशन रहा, शुरुआत रहा, इसलिए योग दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, योग प्रोटोकॉल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। शाम 6 से 7 के बीच में नियमित व्योम इंटरनेशनल, व्योम वाराणसी के द्वारा यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक दिन आज से 20 तारीख तक, 20 जून तक, और 21 जून को हम सुबह, जो भारत सरकार के द्वारा, आईएनओ के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो टाइमिंग बनाया गया है 7 बजे से, उस समय में हम पालन करेंगे। और आगे की जानकारियाँ, नित्य प्रति कुछ न कुछ नई जानकारियाँ शामिल की जाएंगी। तो आपके जो भी क्वेरी होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उसका भी निराकरण होगा। हमारे ऐसे मित्र जो बाद में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, देखेंगे, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक, बेहिचक इस प्रश्न को रखें। हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे उस आपके समस्याओं को निराकरण करने का। तो आप सीखें, समझें, आप अनुसरण करें। शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना की, चूँकि हम अपने कार्यक्रम के आखिरी सेशन की ओर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। वार्ताक्रम के, आज के वार्ताक्रम को, तो शुरुआत और आखिर, यानी CYP का प्रारंभ और CYP का अंत, योग प्रोटोकॉल का शुरुआत और समापन है प्रार्थना और शांति पाठ। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं, जो कि वेद मंत्र है, ऋग्वेद का एक मंत्र है। आप सबसे पहले सहजतापूर्वक बैठ जाएं, जहाँ पे भी बैठे हों, जिस तरीके से भी हों, बैठे हों या जिस पोजीशन में हो, कमर गर्दन को सीधी कर लें, अपने हाथों की कोई मुद्रा बना लें, पलकों को बंद कर लें सहजतापूर्वक, और ऋग्वेद के मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सबसे पहले एक बार ओम का उच्चारण, डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास, संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते।
संजानानामुपासते संजानानामुपासते। ऋग्वेद का यह मंत्र अपने आप में योग के पूरे महत्व को व्याख्यायित करता है। भारतीय संस्कृति के योग के दर्शन को व्याख्यायित करता है, यानी हमें उस मार्ग में प्रवृत्त करने की ओर अग्रसर करता है। यह बता रहा है यह मंत्र कि हम सभी लोग मिलजुल के कार्य करें, उस उच्चता को प्राप्त करने का प्रयास करें जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया। यानी योग के माध्यम से योग के लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का प्रयास किया, उसे प्राप्त करने का हम सब प्रयास करें। हम सब मिलजुल करके अभ्यास करें, मिलजुल करके एक साथ रहें। संग छध्वम संवदध्वम, हम साथ मिल करके चलें, साथ मिल करके बातचीत करें, वार्तालाप करें, एक साथ हूँ, एकजुट हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय परंपरा है उसका अनुसरण करें, यानी पूरा विश्व एक साथ हो, एक साथ मिल करके अभ्यास करें, विश्व को, प्रकृति को बेहतर बनाने का कार्यक्रम करें। योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। ये हमारे मंत्र का जो ऋग्वेद का मंत्र है, जो इसे प्रार्थना के रूप में CYP में शामिल किया गया है, ये उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, यह कहना है। तो हम इसका पालन करें और इस भावना के साथ हम अभ्यास करें कि इससे सभी लोग लाभान्वित हो। तो ये हमारी प्रार्थना है जो CYP के रूप में शामिल की गई है, प्रार्थना के रूप में योग प्रोटोकॉल में। और समापन सभी लोगों के लिए समान भाव से, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो आज का अभ्यास क्रम शुरुआत के वेद मंत्र और अंत के शांति पाठ के रूप में, जिसे हम मंत्र के रूप में भी कह सकते हैं, शांति पाठ के रूप में भी कह सकते हैं। तो आज का समापन हम लोग करेंगे शांति पाठ के साथ। कल सायंकालीन 6 बजे से हम लोग लाइव होंगे और योग के जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है उसका जो पहला स्टेप है, यानी सूक्ष्म व्यायाम, चालन क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, उसके ऊपर लाइव परफॉर्मेंस के साथ, वार्ताक्रम में अभ्यास के साथ एक एक उसके लाभ हानियों के ऊपर जिक्र करते हुए, चर्चा करते हुए हम उसका पालन करेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे अन्य मित्र जो इस माध्यम से लाइव होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, हम उन्हें जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। अगर वो जुड़ पाते हैं तो उनका स्वागत होगा और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हम समापन करेंगे कार्यक्रम का शांति पाठ के साथ। तो एक बार पुनः आप अपने कमर गर्दन को सीधी कर लें, हाथों की कोई मुद्रा बना लें, सहजता से पलकों को बंद कर लें और पूरे विश्व की कामना करने का प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, घर्षण करें और प्रार्थना की, शांति पाठ की इस शक्ति को, इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, आँखों पे, पूरे शरीर में ग्रहण करने का प्रयास करें। अपने पूरे जॉइंट्स में मूव करें, इस ऊर्जा को ग्रहण करें, प्रकृति को नमन करें, अपने देव, इष्ट मित्र, गुरु, जिन्हें भी हम अपने जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, जो भी इस जीवन का नियंता है, उन्हें नमन, वंदन, अभिनंदन करने का प्रयास करें। जिनके वजह से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें इस वार्ताक्रम को जारी रखने का अवसर मिला, उन सभी सूक्ष्म शक्तियों को नमन करते हुए आज के वार्ताक्रम का हम समापन करेंगे। कल पुनः हम उपस्थित होंगे शाम 6 बजे से
कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो इस स्थान पे, और हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। और कल का वार्ताक्रम होगा योग, कॉमन योग प्रोटोकॉल में जो बताया गया है, सूक्ष्म व्यायाम, चालन क्रियाएं, माइक्रो एक्सरसाइज या जोड़ों का अभ्यास, उसके ऊपर हम वार्ताक्रम को जारी रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सेशन का समापन चाहूँगा। हालांकि हम 7 बजे तक संभवतः कोशिश करना चाह रहे थे कि 7 बजे तक यह क्रम चले, कुछ समय बाकी है। फिलहाल जो हमारा लक्ष्य रहा वह यहीं पे पूरा होता है, आज के वार्ताक्रम का समापन। और कल से 20 तारीख तक एक एक आसन, सूक्ष्म व्यायाम को, आसन को, षट क्रिया को, प्राणायाम को, और अंत में ध्यान को, और आखिर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे संपूर्ण योग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा आप सबके साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या।